क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। जब आपके इर्द गिर्द 99% लोग केमिकल के साथ काम कर रहे हो, 1% या लेस देन 1% ऑर्गेनिक की तरफ आप जा रहे हो, तो आप तो वैसे ही प्रेशर इतना आपके पास कम्युनिटी का आ जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अभी तक मैं कमिटेड हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर जिलानी बर्क साहब का। ये एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, मुख्तलिफ़ कॉलेजों के प्रिंसिपल थे और ये हमेशा उलमाए कराम की तानो तशनी का निशाना बनते रहे। इन्होंने एक किताब 2 कुरान लिखी, दूसरी किताब 2 इस्लाम लिखी और इनका कहना यह था कि हम लोग जो मुसलमान हैं, जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं और जो करने वाला काम है वो हमारा बिल्कुल उसके उलट होता है। और यही बात उन्होंने इस्लाम के बारे में लिखी। बहुत दुखी इंसान थे। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान बनने से पहले उनके वालिद साहब की एक दुकान थी और वो छोटे अपने वालिद साहब के साथ अमृतसर गए, इसलिए कि जो सामान वहाँ बिकता था वो मुकाबलतन सस्ता बिकता था। तो लोग ऐसे ही क्या करते थे कि कोई लुधियाने से ले लिया, कोई लाहौर से ले लिया और कोई अमृतसर से ले लिया। तो उनकी ऑब्जर्वेशन एज ए चाइल्ड ये थी कि जो दुकानें अमृतसर के अंदर हैं, या तो वहाँ पर सेठ हिंदू बैठा हुआ है और या वहाँ पर सेठ सिख बैठा हुआ है, और मुसलमान जो है उसके पास या गदा रेडी है और या वो अपनी कमर पर पल्लेदारी का काम कर रहा है। तो उन्होंने अपने बाप से पूछा कि बाबा ये क्या चक्कर है कि ये जो दुनिया की जो नेमतें हैं वो सिर्फ हिंदुओं और सिखों के लिए हैं और मुसलमान जो है उसके ज़िम्मे ये गदा गाड़ी है और पल्लेदारी है। तो उन्होंने जवाब दिया, उसके वालिद साहब ने, कि बेटा ये लोग दुनिया में ऐश कर रहे हैं और हम मुसलमानों ने आखिरत में ऐश करनी है। अच्छा, वो बेटा मुतमईन नहीं हो सका और जब उसने मज़ीद सवाल पूछना चाहा तो बाप ने खामोश कर दिया कि बड़ों के सामने बोलते हो। यही चीज़ उनको सारी उम्र अपनी किताबों के अंदर तड़पाती रही कि आप खुदा का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान बना है और अल्लाह ताला ने आपको ये नेमतें अता की हैं, तो लिहाजा इसका आप फ़ायदा उठाएं। आज मेरे मेहमान जो हैं वो उनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों में नहीं हैं। मसलन उनमें एक क्वालिटी ये है कि वो ये कहते हैं कि मैंने जो चीज़ भी उगानी है वो मैंने ऑर्गेनिक उगानी है। मैंने केमिकल्स का इस्तेमाल, उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट अगर होगा और उसका असर जानवरों पर पड़ेगा और जानवरों की जो चीज़, जो प्रोडक्ट वो खाएंगे वो इंसानों में आएगी, लिहाजा मैं इस गुनाह का मुर्तकिब नहीं हो सकता। दूसरा उनका ये कहना है कि जो अल्लाह ताला की नेमतें दी हुई हैं हम उनसे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। उनका लाहौर में फार्म है और अल्फ़ाल्फ़ा का फार्म है जिसे वो ऑर्गेनिक अल्फ़ाल्फ़ा फार्म कहते हैं और वो सारा का सारा सोलर पर चल रहा है। और पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेट भी उसको देखना चाहता था कि कौन सा पाकिस्तानी है ऐसा जिन्होंने प्रैक्टिकली स्प्रिंकलर और वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली तमाम इलेक्ट्रिसिटी सोलर सिस्टम के ज़रिए हासिल की है। मैं वेलकम करता हूँ जनाब शाहिद हमीद साहब को कि आज वो यहाँ मौजूद हैं। और सर, हमारा जो मकसद है वो असल ये है कि अपने सुनने वालों को और देखने वालों को हम जानकारी दें कि दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तू के नादा चंद फूलों पर क़िनात कर गया वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। तो वो आज असल आपने लोगों को ये बताना है कि नंबर 1 तो आपको ये ऑर्गेनिक का ख्याल कैसे आया, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी है वो ये है कि आपका सोलर सिस्टम और जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम वो कैसे चल रहा है। उसके अंदर जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, जो बिजली का हर रोज़ जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ वो कहते हैं कि फिर रेट बढ़ा दिए गए। अब ये सुनकर जो बुखार चढ़ता है और जो ब्लड प्रेशर हाई होता है और आदमी शुगर का अल्टीमेटली मरीज़ बनता है, कम से कम आपने उसका हल ढूंढ लिया है। तो ज़रा मेरे नाज़रीन को आप बताएंगे
कि आप ऑर्गेनिक की तरफ कैसे आए और सोलर सिस्टम का नंबर 1 कैसे ख्याल आया और कैसा चल रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी हाल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। आपके 2 सवाल हैं, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से और दूसरा सोलर सिस्टम और फिक्स स्प्रिंकलर के हवाले से। मेरा ताल्लुक़ मेरे अबूजाद से ऐसी ख़ानदान से है जो कि ज़मींदारा से या एग्रीकल्चर से मुंसलिक रहे हैं। मेरे दादा उस ज़माने में, आज 60s में 50s में केमिकल्स वगैरह नहीं थे। उसके बाद जैसे ही आए तो मेरे ताया अबू ने एक दिन मेरे दादा से बात की कि अब्बा जी ये खाद आई है, जो डालें तो फसल बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने उनको गाली दी, हरामज़ादा ना हुए थे, पंजाबी में हरामज़ादा ना हुए थे, पहाड़े ते ला देंगे ज़मीना नूं, हम जैसे कर रहे हैं ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरे ताया अबू एक दिन यूरिया का बैग ले आए, जब डाला उसमें तो फसल तो बूस्टर मिल गया उसको, बहुत ज़्यादा हुई। वो बड़े सारे हैरान हुए, ये क्या, ये 50s की बात है जो मैं बयान कर रहा हूँ। वाला साहब मेरे ऐसे मुझे बताते हैं, अक्सर बात करते हैं, कहते हैं आज 1 बैग डाला, कल 2 बैग डालोगे, परसों 3 बैग डालोगे। तो उस वक्त तो शायद किसी को ये बात समझ नहीं आई, और वो भी अनपढ़ थे, लेकिन उनका एक विजन थी, उनका एक ख्याल था। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल, कि जहाँ कहीं मेरे वाला साहब कहते हैं कि हमने खादें बहुत कम इस्तेमाल की हैं, 1 आध बैग यूरिया का कहीं डाल लिया, लेकिन अब 3-3 4-4 बैग एक ही क्रॉप पे इस्तेमाल होने शुरू हुए हैं। मैंने यूट्यूब पे, गूगल्स पे और डिफरेंट लोगों से साहिब इल्म जो हैं उनसे जब मेरा रब्ता हुआ तो मुझे इंस्पायरेशन यही मिली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सर्वाइवल है इंसान का। ये कुदरत का जो भी एक तरीक़ाकार है, इकोसिस्टम है, उसको सपोर्ट करता है। मतलब आपने कुदरती काश्तकारी के बारे में, जो हमारे यहाँ वो PQNQ जो चल रहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं आप? ये PQN भी शामिल है। आसिफ शरीफ साहब का बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है। फिर मैंने इन कंसेप्ट को वेरीफाई किया, डिफरेंट सोर्सेज से रिसर्च की, तो इनके जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं कि आपकी जो सॉइल है वो टॉप सरफेस जो है वो नेकेड नहीं होनी चाहिए, मल्चिंग होनी चाहिए। पानी पौधे के लिए नुकसानदेह है, बल्कि एक नम मिट्टी चाहिए किसी भी प्लांट को, पौधे को। और जो है अंदर जो बैक्टीरियाज और लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंडर द सॉइल, वो डेवलप होंगे और वो जो है आपके पौधे की खुराक का बायस बनेंगे। एक छोटी सी मिसाल अक्सर मैं बयान करता हूँ अपने दोस्तों से, जिन किसी से बात करता हूँ, कि हमारे किचन में मसाला जात पड़े हैं, दाल है, आटा है, घी है, नमक मिर्च, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम खा नहीं सकते। इसी तरह ज़मीन में अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी हुई है, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है, बोरान भी है, जो कुछ भी किसी पौधे को चाहिए वो मौजूद है। लेकिन पौधा अपने तौर पे वो सस्टेनेबल फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। पौधा उसको ले नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने वो सारी चीज़ें प्लांट्स को अवेलेबल बनाने के लिए एक पूरी मखलूक जो है ज़मीन के अंदर पैदा की हुई है, जिनका काम ये है कि उन सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में प्लांट तक पहुँचाना। आपका मतलब, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में अपने सुनने वालों को मैं समझाना चाहूँ, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता मैं शुगर का मरीज़ हूँ और मेरे सामने अगर हलवा भी रखा हुआ हो तो चाहने के बावजूद भी मैं खा नहीं सकता, इसलिए कि मुझे शुगर है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये उस पौधे को इस काबिल बनाते हैं कि वो शुगर वाला सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि वो तमाम चीज़ जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में दी हुई है वो पौधे उठा सके। एम आई राइट? जी, 100% यू आर राइट। अच्छा, अब मैं ये देख रहा था कि मैं जब अपने बड़ों को देखता हूँ, अपने दादा को देखता हूँ, या उनके, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र कोई 7-8 साल होगी, तो बीमारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। मोहल्लों में एक डॉक्टर होता था जो भी डिस्पेंसर होता था, MBBS भी नहीं होता था। बीमारी शुमारी की सूरत में उसके पास जाते थे, वो एक इंजेक्शन लगा दिया, कोई टैबलेट दे दी, अल्लाह खैर सल्लाह। उसके बाद जब अगले जनरेशन आई तो उसमें बीमारियों की रेशो निस्बतन ज़्यादा हो गई। और आज करंटली हम देखें तो मेरा नहीं ख्याल, मैं जब अपने इर्द गिर्द या अपने घर में देखता हूँ तो शायद ही कोई इंसान ऐसा है जिसको कोई बीमारी ना हो, कोई ना कोई वो मेडिसिन लाजमी ले रहा है। तो जब मैंने गौर किया तो यही समझ आई कि ये केमिकल्स का इम्पैक्ट है, जो कि हम
पौधों को डालते हैं, फिर वो पौधों की खुराक किसी भी सूरत में वो खुराक जो जानवर खाते हैं, उनका गोश्त, उनका दूध हम खाते हैं, तो उसका असर उसके अंदर आ जाता है और हमारी जो कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मेरा यही था कि मैंने फार्मिंग करनी है। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता रहा हूँ, अब रिटायर्ड हूँ, और मेरा यही था कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने एग्रीकल्चर में आना है और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है। और मुझे डॉक्टर साहब की और ऐसे लोगों की दुआओं की, मदद की, सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। जब आपके इर्द गिर्द 99% लोग केमिकल के साथ काम कर रहे हो, 1% या लेस देन 1% ऑर्गेनिक की तरफ आप जा रहे हो, तो आप तो वैसे ही प्रेशर इतना आपके पास कम्युनिटी का आ जाता है कि आप परेशान हो जाते हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अभी तक मैं कमिटेड हूँ और दुआ है कि आप लोगों से दरख्वास्त भी है, दुआ करें कि मैं अल्लाह मुझे इस्तकामत अता फरमाए और मैं कामयाब हूँ। और मेरी कामयाबी का जो फैलाव है, वो जो इंस्पायरेशन मिले मेरे हमसाया जो किसान है उनको, वो इंस्पायर होकर वो भी ऑर्गेनिक की तरफ आएँ और अल्टीमेटली हमारी जो कम्युनिटी है उनको ऐसी खुराक मिल सके, वो जानवरों की सूरत में भी और सब्जियात की सूरत में भी, गंदम की सूरत में, और जो भी हम अनाज वगैरह खाते हैं ऑर्गेनिक अनाज मिल सके, ताकि हम सर्वाइव बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत ने कोई चीज़ भी अधूरी नहीं छोड़ी। लेकिन शायद हम समझते हैं कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह खादे बनाना भूल गया है और जो हम उसको दे रहे हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसका जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसी पे बेस करके फार्मिंग करनी चाहिए। इंशाल्लाह इस आउटपुट में भी कमी नहीं आएगी। अच्छा शाहिद साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा ज़रा कंसेप्ट क्लियर किया है, और जो हमारे आबा व अजदाद से काम चला आ रहा है, हम इस तरीके से देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है लोग मुखालफत करते हैं, बाद में देखते हैं कि मेरी तो फसल बल्ले बल्ले हो गई, उसके बाद हर आदमी उस तरफ चल पड़ता है। तो पहले वो जो सर में दर्द होता था लोग बर्दाश्त कर लेते थे, अब चूँकि वो गोली अवेलेबल है, और गोली नहीं बल्कि गोलियाँ अवेलेबल हैं, तो लिहाजा एक चॉइस है और वो आसान समझा जाता है। अब मुझे सवाल आपसे ये पूछना है कि ये और भी बेशुमार फसलें हैं बड़ी वैल्यू वाली, आपने अल्फ़ा को क्यों चुना? इसकी सर कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इससे अच्छी शायद मुझे मेरे इल्म में कोई ऐसी क्रॉप नहीं आई जो सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करे। ये नाइट्रोजन फिक्सर भी है, इसकी रूट्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट से भी शायद ज़्यादा इसकी लंबाई है जो ज़मीन के अंदर चली जाती है। और इसमें प्रोटीन का लेवल अराउंड 22% है कि जो भी वो खुराक को खाएगा वो हेल्दी होगा। और डेफिनेटली ये चारा है जानवरों का, तो जो जानवर भी ये अल्फ़ा खाएंगे और ऑर्गेनिक होगा जिसमें केमिकल्स की आमेजिश नहीं होगी, तो जानवरों की सेहत अच्छी होगी, जानवरों के बच्चों की सेहत अच्छी होगी, और फिर उन जानवरों से जो दूध हमें मिलता है, जो गोश्त हमें मिलता है, वो भी इंशाल्लाह बेहतरीन होगा जानवरों के हवाले से भी और इंसानों के हवाले से भी। अब आपके इलाके में जो मैंने देखा है वहाँ अल्फ़ा उगाने वाले बहुत कम हैं या ना होने के बराबर हैं। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने इलाके में नया काम शुरू किया, तो आपको जो दाएं बाएं लोग जो हैं उनकी मदद तो हासिल हुई होगी, हल्ला शेरी थापी? सर मज़े की बात यह है कि बजाय अप्रिसिएशन मिले रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुझे आई। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ माह पहले काम शुरू किया और ये नवंबर में मैंने सोइंग की। पहला कट जब मेरा आया तो उसमें लामहल्ला कुछ वीड्स वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि मैंने वीडीसाइड स्प्रे नहीं करना था प्लान के मुताबिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से, तो वो पैरेलली अल्फ़ा के साथ या लूसन के साथ वीड्स भी साथ ग्रो होती गई। मार्केट में जब मैंने उसको ले जाया कि उन्होंने कहा ये तो ठीक ही नहीं है, इसमें तो वीड्स बहुत ज़्यादा हैं, गंद बहुत ज़्यादा है, तो ये हम नहीं लेंगे। फिर मैंने अपने उधर करीबी गांव में जिनके पास जानवर थे उनके साथ बात करके उनको सेल कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे इंटरेक्शन मेरा हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो दूध इससे बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा कंसेप्ट नहीं था, जितनी भी लोकल कम्युनिटी थी वो यही कहते जी अब जब हम लूसन डालेंगे तो दूध कम हो जाएगा, ये गर्म बहुत होता है और हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं, हमारा दूध कम हो जाता है। तो सुनी सुनाई बातें थी, प्रैक्टिकल तो शायद उन्होंने भी ना किया हो। मैंने उन्हें फिर ये होप दी कि आप डॉक्टर साहब के मशवरे के बाद कि आप इसको जानवर को डालें और अगर आपका दूध कम होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर दूध बढ़ेगा तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने 2-4-5 दिन के बाद मैंने उनसे फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा जी हमारे दूध में इजाफ़ा हुआ है
और बेहतरी की तरफ आएँ। मैं एक चीज़ उन्होंने कही थी कि पानी आपने इनको ओपन रखना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उससे आप देखेंगे कि दूध बढ़ेगा। तो इन्होंने फिर उस बात को सेकंड किया, कंफर्म किया कि अल्फा अल्फा या लूसन की जब चारा की फीड की उन्होंने अपने जानवरों को और खुला पानी उनको दिया तो उससे उनके दूध की जो आउटपुट है, यील्ड है, उसमें इजाफा हुआ। हाँ शाहिद साहब, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही। देखें, जब आप कढ़ाई गोश्त आपको खिलाया जाएगा तो कढ़ाई गोश्त के बाद अगर आप किसी वैगन पे सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो जहाँ पहला कोई स्टॉप आएगा आप पानी की बोतल लेंगे। लेकिन अगर आपने वो कढ़ाई गोश्त नहीं खाया, यानी जितनी खुराक ताकतवर होगी, प्रोटीन उसके अंदर होगी या उसमें मसाले ज़्यादा होंगे, तो पहला काम जो है जो नलीफाई करेगा वो पानी करेगा। तो जानवरों की जब पानी की इंटेक बढ़ती है तो उनका दूध भी बढ़ता है। प्रोटीन तो मसल्स बनाती है, सारे सिस्टम को ठीक करती है, और जहाँ इंसानों को उतनी प्रोटीन नहीं मिलती, तो जब इंसानों को नहीं मिलती तो जानवरों को कैसे मिलेगी। तो इट इज़ गुड, और आपके तजर्बे को मैं एंडोर्स करता हूँ। जब मैंने 2011 के अंदर पहली मेज़ का साइलेज की बेल बनाई तो इट वाज आरिफ वाला, और वहाँ पर लोगों ने यही कहा कि वो थोड़ा जानवर मर जाएगा, अगर गर्म बड़ा होता है तो ये सड़ा हुआ जो है ये चारा है, जानवर तो रहेगा ही नहीं। तो वो जो मेरे बॉस थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दिए जाएं। तो फार्मर डे पर मैंने कहा कि ओके, ये नंबरदार साहब हैं, इनके जानवरों को मैं फ्री दे रहा हूँ, और कल को आकर हमने देखना है अगर जानवर मर गए तो ये 5 लाख रुपए हैं, 4 आदमियों को बिठाकर जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। और अगले दिन जब वहाँ पर गए तो पता चला उसका दूध बढ़ गया, और उसने कहा जी मुझे और दें। तो हमने उसे कहा कि और नहीं दें, पहले कल वाले के पैसे दें, जो कल आपको फ्री दिया गया था पहले वो दे। तो ये इट इज़ नेचुरल, इंशाल्लाह ताला ये चलेगा काम। और आप इसके अंदर, मेरी ख्वाहिश है कि इसमें आपको कुछ और भी कुछ हम बताएं कि इसी जगह पर बैठकर, इसी जगह के अंदर होते हुए आप अपने आप को और प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपका आइडिया बड़ा नेक है, इरादा नेक है, नीयत नेक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्शन प्लान भी आपका सही है, तो ये तो बड़ा अच्छी बात है। अब मुझे आप बताइएगा कि ये सोलर का जो सिस्टम है जो आपने लगाया है, और ये सारा का सारा जो पीछे मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये एक तो आपने कैसा पाया, और दूसरा ये कि ये ख्याल आपको कैसे आया? सर, बिजली बहुत महंगी हो गई है हमारे, मेरा भाई ऑलरेडी इसी फील्ड में है, मैंने उसी से एक छोटा सा 5-6 एकड़ का प्लाट लेके उसमें ये सारी एक्सरसाइज शुरू की है। और अगर मुझे यहाँ सक्सेस मिलती है, यकीनन मिलेगी, क्योंकि मेरा इरादा भी नेक है, नीयत भी अच्छी है, अल्लाह का करम भी है। बस एक ये ट्रायल बेसिस पे हम इसको ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं। छोटे भाई का जो साथ ही फार्म है, बल्कि ये भी उसी का ही है, वहाँ पे ट्यूबवेल है हमारा, तो हमें ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा। एक तो जो यूनिट कंज्यूम करते हैं वो पे करना कोई तकलीफ दे नहीं होता, क्योंकि हमने कंज्यूम किया है। लेकिन होता कि 10 लाख ओवर बिलिंग आ गई है, फिर को 2 माह 3 माह वापडा वालों के पीछे उनकी रोज़ सलाम अलैकुम करें, उनकी यात्रा करें, उनकी रिक्वेस्ट करें, और फिर वो कोई 2-3-4 माह एक्सरसाइज के बाद वो बिल करेक्ट होता है, और फिर 2-3 माह वो ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा फिर इस वक्त 5 लाख ओवर बिलिंग का बिल आया हुआ पिछले को 3 माह से। हर हफ्ते उसका एक चक्कर होता है वापडा के दफ्तर में, और वो जी आज आएँ, कल आएँ, आज फलाना साहब छुट्टी पे, आज फलाना साहब नहीं है, ये हो जाएगा, फिक्र ना करें। और 5 लाख ओवर बिलिंग के साथ वो चल रहा है। तो मैं बड़ा खौफज़दा था इस सारे मामला से, तो मैंने ये सोचा था कि मैं जब भी आऊँगा वापडा से मैंने जान छुड़ानी है, वापडा की तरफ नहीं जाना। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, इनके एक नुमाइंदे थे असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर इमरान साहब, उनसे मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है जिसमें हम आपको सोलर सिस्टम भी लगवा के देंगे, आपको कैनाल वाटर स्टोरेज पॉन्ड भी बनवा देंगे, और इरिगेशन सिस्टम भी लगवा देंगे। तो उन्होंने जो मुझसे ज़िक्र किया उसमें 3 किस्म के इरिगेशन सिस्टम थे। एक तो था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एक था स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक रेनगन सिस्टम था। तो मैंने कहा जी मुझे रेनगन सिस्टम लगवा दें, इसमें हेक्टिक कम है, मैं बड़ी दूर से 1 एकड़ को
सैराब कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब बेहतर जो अच्छी इस वक्त तक उनके इल्म के मुताबिक इरिगेशन सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन पे मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा था। जब भी फसल को काश्त करनी है पहले उसको रोल बैक करें, फिर उसको सोइंग करके दोबारा आप उसको अकॉर्डिंगली दोबारा स्प्रेड करें। तो मैं वो, और फिर अक्सर मैंने देखा जहाँ जहाँ भी ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुझे बंद ही नज़र आए हैं या वो अच्छे तरीके से चलते नज़र नहीं आए। तो मैंने उनका जी अच्छा जी मुझे आप जाएं मेरे साथ रेन गन पे। तो उन्होंने फिर मशवरा करके कुछ एग्रोनॉमिस्ट से उन्होंने कहा जी ये सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगी आपकी, इसके ड्रॉपलेट्स बहुत बड़े हैं, तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम पे आ जाएं। तो फिर एक अच्छी खासी डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि स्प्रिंकलर सिस्टम में आ जाए। तो मेरे यहाँ फिक्स्ड इम्पैक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है जो पंजाब में इंतहाई इब्तदाई सिस्टम में से एक सिस्टम है। अभी ये शुरू हुआ है, चंद एक मेरा नहीं ख्याल ये 5वें 6वें नंबर पे होगा ये सिस्टम जो लगा है। तो इसमें यह है कि ये बारिश का एक नेमल बदल है, बारिश तो नहीं कह सकते और प्रॉपर नेमल, लेकिन ये ऊपर से पानी नीचे आता है जैसे बारिश आती है। तो एक बहुत ज़्यादा सेविंग है पानी की। मैं इससे अपनी जो सॉइल है उसको नम रखता हूँ, कभी भी उसमें पानी खड़ा नहीं हुआ। और ये एक हेल्दी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है जब उसके अंदर 1-1, 2-2 इंच पानी खड़ा होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी वेपोरेट होता है, कुछ लीक डाउन होता है, तो वो एक कुछ दिनों बाद वो नमी की स्टेज पे आती है हमारी जो मिट्टी है, और वो कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर ड्राई साइड पे जानी शुरू हो जाती है। और फिर जब ड्राई साइड पे जाती है फिर प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैंने जो अपने उस्तादों से सीखा कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी होगा तभी प्लांट स्ट्रेस में होगा, जब खुश्की में आएगा तभी प्लांट स्ट्रेस में होगा। तो जब हम ये जो फ्लड इरिगेशन करते हैं इसमें ये दोनों सूरतें पैदा होती हैं। तो मैं उससे बचना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि प्लांट स्ट्रेस में मेरे ना आए, जो भी प्लांट हों उनको नमी मिलती रहे। तो ये सिस्टम फिर हमने इंस्टॉल करवाया। अच्छा, ये तो आपकी बड़ी अच्छी बात है, ये मैं बताना चाहता था और मैं किसी दिन बताना ये भी चाहता हूँ कि फ्लड इरिगेशन में और ऊपर वाली इरिगेशन में नंबर 1 तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप वाहिद आदमी हैं जो गवाही दे रहा है इस बात का कि पंजाब के वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से आपने रब्ता किया और उन लोगों ने आपको अच्छे तरीके से समझाया और फिर कोई सब्सिडी के साथ आपको इंस्टॉलेशन करने में जी 75% सब्सिडी मुझे मिली, 25% शेयर मेरा है। 75% सब्सिडी दी। जबकि आम आदमी से अगर आप पूछें तो वो लोग कहेंगे जो कुछ नहीं करते, जो वेले लोग ने जी बस एवं खानदाई कम है। लोगों ने उसको थाना समझ रखा है। इसका मतलब यह है कि जो जाएगा उसे मिलेगा इंशाल्लाह। और बड़े अच्छे बहुत कोऑपरेटिव टीम है, बहुत कोऑपरेटिव टीम है। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं इमरान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके मैं पूछ रहा था वो वाटर मैनेजमेंट वालों से, तो उन्होंने बताया था कि आपका जो फार्म है वो वर्ल्ड बैंक वाले भी एज सक्सेस स्टोरी इसको विजिट के प्रोग्राम में शामिल था। जी, इन्होंने जो वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ये वर्ल्ड बैंक को एक लिस्ट दे देता है कुछ सिलेक्टेड फार्मर्स की। इन्होंने मुझे मेरा फार्म भी जो मेरी साइट है माशाल्लाह। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब फ्लड इरिगेशन हम करते हैं तो आपकी ज़मीन को वो पहले पानी पूरा भरेगा, उसके बाद आगे चलेगा। अब मैं अगर ऊपर से पानी आता है, देखें अभी मैंने लेटर से गंदम, ये आसान है समझाना। गंदम जो है वो 2.5 सेंटीमीटर जो है मेरा बीज नीचे होगा, आधा इंच के करीब। इसका मतलब यह है कि मुझे अब पानी की ज़रूरत सिर्फ आधा इंच ही है। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन का मतलब है कि मैंने कंट्रोल किया कि जहाँ वो 1 इंच, पौने इंच, आधा इंच पानी गया, मैंने स्प्रिंकलर को रोक दिया। मेरा पानी भी बच गया, मेरी एनर्जी भी बच गई और मेरा प्लांट भी हेल्दी रहा। अब जो इसकी जड़ जो है वो डेवलप होती जाएगी, उसी तरीके से मैंने अपना सिस्टम भी ऐसे करना है ताकि पानी नीचे तक पहुँचे उसके, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब अच्छा ये बताइएगा, अब सोलर सिस्टम से आप खुश हैं? ये तो हम पहले तो स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर रहे थे सब्सिडाइज्ड, ये सोलर सिस्टम देखें ये सेट है। सिर्फ सोलर सिस्टम गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट पंजाब वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सोलर सिस्टम कंपलसरी है कि आप कोई भी इरिगेशन सिस्टम लेंगे और आपको उसके साथ ये सोलर सिस्टम मिलेगा। अगर आप सिर्फ सोलर सिस्टम लेना चाह रहे हैं तो अभी तक
जो मेरे इल्म में है, जो मेरी डिस्कशन हुई, अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम किसानों को दिया जा सके। नहीं, वो आ रहा है, वो आ रहा है, अभी आएगा, प्लानिंग है, वो खबरों में मैं भी सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली वो निगरान गवर्नमेंट के दरमियान में आना था। हमें कोई काम चाहिए नहीं है, मतलब हम ना काम करने देते हैं ना हम खुद काम करने जाते हैं। जब वो निगरान गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस किया तो वहाँ किसी सियासतदान ने कहा कि भाई साहब आपको तो इजाज़त ही नहीं है ये काम करने की। तो मेरा ख्याल ये है कि अब नई जो गवर्नमेंट आ रही है वो फौरी तौर पर, जी मैंने भी खबरों में सुना है कि वो लेकिन सर ये है कि देखिए वाटर मैनेजमेंट, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट का स्लोगन है कि हमने एक एक कतरा है वो यूटिलाइज करना है। अब जब हम ऐसे सोलर सिस्टम दे देते हैं तो फिर वो सारा हमारा जो है वो सिस्टम जो आम चाह रहा है ट्यूबवेल वाला हमारी फ्लड इरिगेशन पे चलेगा, और क्योंकि उनका तो स्लोगन ही डिफरेंट है, तो ये अलहदा एक स्कीम होगी वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू शायद ना आए, क्योंकि ये फ्लड इरिगेशन तो वेस्टेज ऑफ वाटर है ना जी। 100,000 ट्यूबवेल्स, 1 लाख ट्यूबवेल्स पूरे पाकिस्तान में इन्होंने लगाने हैं। ये अब ये दो आपने बड़ा प्यारा कहा है कि दो सिस्टम है। एक तो ये है कि मैंने बिजली को बचाना है, एक है मैंने पानी को बचाना है। तो अब ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो आपने जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया वो पानी को बचाने की बात थी। जी बिल्कुल। तो सोलर सिस्टम है वो बिजली को बचाने की बात है। रात को आपको आराम की नींद आती है कि नहीं आती? मैंने सर बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, ना पानी की फ़िक्र है मुझे, क्योंकि मुझे एक और सपोर्ट मिली कि मैंने कैनाल वाटर में बिल्कुल टेल पे था, तो मैं अगर वो खेतों को फ्लड करता था कैनाल वाटर की तो 4-5 घंटे में मेरा 1 एकड़ फ्लड होता है टेल में होने की वजह से। तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कैनाल वाटर बहुत ही बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए, इसमें बेशुमार मादनियात होती हैं, हर हवाले से बेहतरीन है जी। तो मेरा ये भी एक शौक़ था कि मैंने अपनी इरीगेशन जो है कैनाल वाटर से करनी है। तो जब मैंने महकमे से बात की वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, उन्होंने मुझे फिर सपोर्ट किया, इसमें भी सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे एक कैनाल वाटर स्टोरेज पॉन्ड के लिए भी सपोर्ट किया, सेम 25-75% की रेशो से। 75% शेयर गवर्नमेंट का था, 25% मेरा था। वो मैंने फिर अपना जितना भी मेरा 12 घंटे का पानी है कैनाल वाटर का, उसको रात की वो टाइम है रात 6 बजे सुबह 6 बजे तक, तो मैं उसको वंस इन अ वीक होता है तो उसको मैं अपना पॉन्ड फिल कर लेता हूँ, और फिर पूरा हफ्ता सुकून के साथ, और सामने 2-2 हफ्ते भी मेरा वो जो पॉन्ड है वाटर स्टोरेज पॉन्ड वो सफिशेंट होता है। चले माशाल्लाह, ये खैर बड़ी अच्छी बात है। अभी सर मैंने आपसे सवाल पूछना है कि आपने अपने आप को महदूद किया है या अपने आप को जो है वो आपने सिर्फ अल्फ़ा की ग्रोथ के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में और फिर बेचने के बारे में, आप वहाँ से आपने काम शुरू किया है जी। ये मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी वैरायटीज़ आपने इस्तेमाल की हैं? मैंने बीज के हवाले से आपसे मेरा सवाल है, बीज के हवाले से मैंने सरगोदा का आपने गाइड किया था, तो वही बीज लगाया मैंने, और उसकी जर्मिनेशन कमाल जर्मिनेशन हुई है, बल्कि जिस चीज़ ने भी उसकी जर्मिनेशन देखी बहुत अप्रिशिएट किया, और उस बहुत अच्छी जर्मिनेशन के बाद जैसे ही प्लांट को थोड़ा सा उसने कद किया 6-7 इंच का, तो मैंने सरगाब का उसके ऊपर प्लस 2% NPK का स्प्रे किया, और उसके रिज़ल्ट भी बड़े शानदार मैंने पाए हैं, और बड़ा वाज़े तौर पे उसकी जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क नज़र आया है सरगाब और NPK की कम्बिनेशन का स्प्रे के साथ। मेरा एक कट बिक चुका है, दूसरा बिल्कुल रेडी है, इंशाल्लाह चंद एक दिनों में आने वाले में वो भी हो जाएगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले सरगाब का और NPK का कम्बिनेशन का स्प्रे किया है, और एकदम से उसको बूस्टर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। असल उसकी रिकमेंडेशन भी यही है कि जब आप एक काट लें, दूसरी जो ग्रोथ शुरू हो एंड उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे, उसे कहते हैं सुते नु जगाना, कि वो एकदम बायो स्टिमुलेंट जो है अपना रोल अदा करता है, और वो पौधा फिर से नई ज़िंदगी का, वो जो जिस तरह हमारे हाथ पर कोई चोट लग जाए, जब आप पौधे को काटते हैं तो उसको भी चोट लगती है, तो वो सारी की सारी तकलीफ़ को भूल जाता है, और वो फिर अपना नया जो है, और है भी ऑर्गेनिक। जो मुझे सबसे अच्छी सरगाब में चीज़ लगी कि ये ऑर्गेनिक है, और जो मेरा थीम है, जो मेरा ख्वाब है, अल्लाह करे इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ, दुआओं की भी दरख्वास्त है, को वो है भी नेचुरल और ऑर्गेनिक है। ये बहुत अच्छी मेरे लिए बात है। तो ये अपने मुझे बड़ी खुशी हुई है शाहिद साहब के 2002 के बारे में, इसको यहाँ नेगलेक्ट समझा हुआ था, ये सोचा हुआ था कि ये पाकिस्तानी बीज है, ये एवं ये वेले लोग ने कोई काम करते नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने मतलब है ये 2002 इस्तेमाल किया है सरगोदा, वो अपनी जगह पे तो खुश होंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ज़रूर दुआएं देते होंगे कि ये मतलब है आगे किया है। दूसरा जो था वो कफ 103 का है,
और वो आपने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, लेकिन नाजरीन ये हमेशा असल कैलिफोर्निया से आता है और ये आता है अक्टूबर में और अक्सर पेशतर लेट हो जाता है। अभी जो लोग इस साल लगाना चाहते हैं, कुछ बीज बचा हुआ है और वो पुराने रेट पर ही होगा, जो नया आएगा उसका रेट भी नया होगा। अगर आप लेना चाहें तो ये नीचे हेल्पलाइन पर आप रब्ता करें, महदूद मकदार में सीड है जो बचा हुआ है पिछले साल की इंपोर्ट से। तो शाहिद साहब इंशाअल्लाह ताला हम फिर दोबारा मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि लोग आपके फार्म को आकर देखें और यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं और उन लोगों को बड़े फार्मों के अलावा छोटे फार्म भी हैं, छोटे फार्म से और आगे चले जाएं जिन्होंने 4 बकरियाँ रखी हुई हैं। अब दुनिया जहान के अंदर ये क्वीन ऑफ द फॉडर कहलाता है और बकरियाँ और भेड़ें इसी के ऊपर पलती हैं और ये गायें इसको कहते हैं, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। अब ये जो बेचने वाले जो इस वक्त हैं यहाँ पर, या तो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो कहते हैं जी पूरी गाड़ी लें है की खुश चारे की, जो खुश करके रखते हैं। अब जिसके पास 4 बकरी हैं वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता पूरी गाड़ी को। तो ये जो एक बोरी, एक बेल और 2 बेल जो 20-20 किलोग्राम और 25-25 किलोग्राम की है, तो मैं ये नीचे नंबर चल रहा होगा, आप लोग शाहिद साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ चाहिए तो ये लाहौर के अंदर है, आप उठा के खुद लेके जा सकते हैं, ये काट के देंगे। और आइंदा इनका प्रोग्राम है हे बनाने का, तो आप लोग इनसे रब्ते में रहें, इंशाअल्लाह ताला ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। और हमारी ख्वाहिश यही है कि नए आने वाले और अच्छा काम करने वालों को इस यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये पॉसिबिलिटी भी है बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की। ये पाकिस्तान हमारा है और हमें इसको आगे बढ़ाना है, और इसमें टॉप प्रायोरिटी जो है वो एनिमल फूड सिक्योरिटी और ह्यूमन फूड सिक्योरिटी है। हम उस दोनों के लिए काम कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।